today's topic is estimation of, pay attention, today's topic is estimation of serum ALP. किसका estimation? ALP. What is ALP बेटा? Alkaline phosphatase. क्या है? Alkaline phosphatase. बेटा आखिर में एज आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये एंजाइम है. ठीक, एज है मतलब एंजाइम है, तो स्टैंडर्ड एनालिटिकल ना होके इसका एस्टिमेशन बेटा एंजाइमेटिक ही होगा. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलपी? सबसे पहले ये बताइए, एएलपी का काम क्या होता है? अरे नहीं, एएलपी बेटा बॉडी में काम क्या करता है, मैं ये पूछ रहा हूं. क्या? नहीं, अरे जैसे एएलटी एएसटी का काम क्या होता है बेटा? ट्रांसएमिनेशन. ठीक, अगर मैं ऐसे पूछूं कि एएलपी का काम क्या होता है तो उसे एक या दो वर्ड्स में छोटा लाइन में कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या? हाँ, तो डीफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है बेटा? हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? एएलपी का या इवन एसिड फॉस्फेटेज का काम होता है टू क्लीव हाइड्रोजन फॉस्फेट बॉन्ड्स और हाइड्रोलिसिस, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप यूजिंग हाइड्रोलिसिस और अदर प्रोसेसेस. ये काम होता है बेटा एएलपी का. इसका वैसे एसिड फॉस्फेटेज भी होता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा एएलपी होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज. व्हाई एल्कलाइन फॉस्फेटेज बेटा? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉडी का जो पीएच ऑलमोस्ट होता है दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन. तो एसिड फॉस्फेटेज का ज्यादा एप्लीकेशन कहीं बचता नहीं है. एसिड फॉस्फेटेज का ज्यादा ब्रॉडर एप्लीकेशन आपको बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा. जो लोग आगे जाके इसमें मास्टर्स परस्यू करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ गुड ब्रांच टू परस्यू मास्टर्स. इफ यू वांट अ गुड डिसेंट व्हाइट कॉलर टेबल के पीछे आरामदायक जॉब. ठीक है, अगर किसी को वार्ड के प्रेशर से डर लगता है देन इट्स अ वेरी गुड जॉब. ठीक है, एएलपी का काम पता चला. अब दूसरा, एएलपी बॉडी में बेटा सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कहां? हाँ, लिवर और बोन्स और कुछ हद तक इंटेस्टाइन. किसने बोला? किसने बोला ये इंटेस्टाइन? गुड, इंटेस्टाइन्स टू अ लेसर एक्सटेंट. ऑल्दो रिमेंबर एएलपी इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल. ठीक है, कम या ज्यादा इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द सेल्स. कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन मेजॉरिटी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पाया जाता है? फर्स्ट वन इज लिवर, सेकंड वन इज बोन टिश्यूज. बोन टिश्यूज टू अ लेसर एक्सटेंट लिवर और बोन से इंटेस्टाइन्स में भी मिलता है. ठीक है, इंटेस्टाइन्स में भी इसका ठीक ठाक प्रोमिनेंट रहता है. अब एएलपी का हमें काम पता चल गया, एएलपी का हमें पता चल गया दैट वेयर इट इज फाउंड. तो एक बेसिक आपके पास है. इसका क्लिनिकल बहुत इजी है, वेरी इजी टू रिमेंबर. इसका एक बस डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहेगा, वो क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे. तो हेडिंग डालो बेटा. वी आर नाउ गेटिंग क्लोज. वी आर मतलब बस इसे खत्म ही करने वाले. मतलब ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्लासेस आर टुवर्ड्स देयर कंप्लीशन. आफ्टर दैट विल डिस्कस चार्ट्स, क्लिनिकल केसेस. ठीक है, आपको क्लिनिकल केस देंगे और एक एक करके उसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, लिखो हेडिंग बेटा. टू एस्टिमेट सीरम लेवल्स ऑफ ALP in the given sample. Okay, मटीरियल्स रिक्वायर्ड बेटा खुद लिख लेना. क्या क्या लिखना आपको पता ही है. माइक्रोपिपेट्स, टिप्स, ग्लव्स, सेमी ऑटो एनालाइजर, स्पेसिफिक रिएजेंट्स, अपने आप लिख लेना उसे. अभी तो रफ में ही है, फाइल में लिख लेना आराम से. ठीक है, नॉट अ बिग डील. अब आता मुद्दे की बात पे बेटा, प्रिंसिपल. ठीक है, अगला हेडिंग डालो बेटा, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि आपका कुछ क्लिनिकल का पार्ट यहाँ प्रिंसिपल से भी कवर होगा.
ठीक है, आई टेल यू इन द क्लिनिकल पार्ट ओनली, लेकिन राइट नाउ पे अटेंशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है। एएमपी क्या है? नहीं, पता चल जाएगा आगे रिएजेंट कंपोजिशन जब लिखवाएंगे तब देखो। हाँ, अमाइनो है, मिथाइल है, प्रोपेनॉल, 2 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो इसको बोलते हैं एक परसिस्टेंस होता है, हमारी नॉलेज में भी एक बायस आ जाता है, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री क्लास में बैठे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इट इज अ क्लासिक केस जहां रिएजेंट कंपोजिशन भी आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, पता चल जाएगा, ठीक। ये प्रिंसिपल का बेटा बेसिक रिएक्शन है, ध्यान से देखना। बेटा पहले इसे लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर। दिस इज अ बेसिक केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, बेसिक केमिकल इक्वेशन। लिख लिया? एनपीपी होता है बेटा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। क्या है? नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। इस फॉस्फेट पे ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो सीरम से जो एएलपी हमें मिलेगा बेटा वो इसे ही क्लीव करेगा, इसी का हाइड्रोलिसिस होगा, अंडरस्टूड। एनपी क्या है बेटा? दैट इज 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, अंडरस्टूड, 4 नाइट्रोफिनॉल। और वो तो पता ही बेटा फॉस्फेट है, ठीक। लास्ट वाला क्या? द लास्ट टर्म इज फॉस्फेट। अब इसमें जो 2 कोफैक्टर लग रहे हैं बेटा, एक है जिंक, एक है मैग्नीशियम और एल्कलाइन पीएच, जो आपका कुछ हद तक कॉपर से भी मेंटेन होता है, ठीक। तो मैंने मेंशन नहीं किया, रिटन एल्कलाइन पीएच दे। अब इसके प्रिंसिपल का बेसिक प्रेमाइस क्या होता है, सर ध्यान से समझना। अभी तक ना इसमें कोई NADH है, ना कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, ना कुछ है। एक चीज इसमें होती है, अगर आप लोगों ने स्कूल में वो डिस्टिंक्शन वाला एक्सपेरिमेंट किया ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का, इसमें एक बड़ा बेसिक दिया जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। वैसे तो एक तो स्टीम डिस्टिलेशन से किया जाता है, एक उसका फिजिकल अपीयरेंस भी होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है बेटा, इट इज डीप येलो इन कलर, पता है। स्पेसिफिक पीएच पे पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है बेटा वो डीप येलो होता है। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। बेटा पे अटेंशन है, 4 नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट इज ऑलमोस्ट कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस। इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, होता भी तो बहुत हल्का होता है, बहुत स्लाइटली येलो। बट 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, इट इज डीप, और जिसे कहना चाहिए ना ब्राइट येलो इन कलर, इट इज ब्राइट येलो इन कलर। अब एक बात को ध्यान से देखो बेटा, सीरम में ये एएलपी हमें कहां से मिल रहा है बेटा? सीरम से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? सीरम से। अब यहां से जितना सीरम होगा, जितना सीरम में एएलपी होगा, उतना वो एएमपी और एनपीपी के साथ रिएक्ट करके 4 नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, है कि नहीं? जितना ज्यादा एएलपी उतना ज्यादा नाइट्रोफिनॉल, और जितना ज्यादा नाइट्रोफिनॉल बेटा उतना डीप कलर, या जिसे कहना है ब्राइट कलर, अंडरस्टूड? समझ आया? जितना ज्यादा एएलपी होगा बेटा उतनी ही तेजी से नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट का तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन नाइट्रोफिनॉल का कलर होता है, यानी कि उतना कलर तेजी से डेवलप होता चला जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा एएलपी उतना तेजी से कलर डेवलपमेंट। हैव यू गॉट द पॉइंट? सिंपल, समझ आया? आया? कुछ बोलो, हाँ ना तो बोलो यार।
डोंट सिट लाइक दैट यार, हाँ ना कुछ तो बोलो, आया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, आया। ठीक, ये आपका बेसिक प्रेमाइस होता है। एक चीज और देखो बेटा, 4 नाइट्रोफिनॉल इट इज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, इसका ग्राफ बेटा इंक्रीजिंग होना चाहिए डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, क्योंकि एट टी इक्वल 0 नाइट्रोफिनॉल का कंसेंट्रेशन 0 होगा एट टी इक्वल 0, और 4 नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, t इक्वल्स 1, t इक्वल्स 2, t इक्वल्स 3, 4 नाइट्रोफिनॉल का कंसेंट्रेशन गिरेगा क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ रही है, और नाइट्रोफिनॉल का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अंडरस्टूड? इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे जैसे नाइट्रोफिनॉल का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, कलर और डीपर येलो होता चला जाएगा। ओके? और जिस रेट से कलर डेवलप हो रहा है, और आई शुड से रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, उससे हमें ALP का एक्टिविटी पता चल जाएगा। याद रखना बेटा, एंजाइम्स में हम कॉन्सेंट्रेशन भी मेजर कर लेते हैं, वी कैन मेजर कॉन्सेंट्रेशन, बट एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट। आई विल लिंक दिस थिंग इन द क्लिनिकल पार्ट, और जहां पे जिंक और मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ा हुआ ALP आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा, बस नाम याद कर लेना। घटे हुए ALP में ये सारी कथा एकदम से वापस जुड़ जाएगी, तो उसे ध्यान रखना। ठीक है, लिखो प्रिंसिपल, लिखो बेटा। अंडर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, अंडर एप्रोप्रिएट circumstances, for NPP reacts with serum ALP to produce 4 nitrophenol. Okay, nitrophenol is bright oblique deep yellow in color at various concentrations. Bright oblique deep yellow at various concentrations. यहां पे वेरियस कंसंट्रेशन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हमको तो नहीं पता ना ALP कितना है। ज्यादा होगा तो ज्यादा कलर बनेगा, कम है तो कम कलर बनेगा। दैट इज व्हाई एट वेरियस कंसंट्रेशंस। लिखो आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ द कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में बेटा कर लेना, नाइट्रोफिनॉल, is estimated and activity of serum ALP is calculated. ठीक है, किसी का कोई डाउट? समझ आया? जितना ज्यादा बेटा ALP होगा उतना तेजी से नाइट्रोफिनॉल बनेगा, उतना तेजी से। याद रखना ये काइनेटिक मेथड है। कैसा मेथड है? काइनेटिक मेथड। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल से पहले एक लाइन और लिख लेना बेटा। ये मेथड जाहिर सी बात है किसने दिया होगा? एंजाइमेटिक है, काइनेटिक है, तो किसने दिया होगा? IFCC। नेम ऑफ द मेथड लिख लेना बेटा, IFCC काइनेटिक। कौन सा मेथड? IFCC काइनेटिक। Name of the method is IFCC kinetic. एंजाइमेटिक का मेथड सेम यही रहेगा, IFCC kinetic। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बेटा, सिंस इट इज अ काइनेटिक मेथड, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद कि ठीक है रिएक्शन कंप्लीट हो जाए बाद में देखेंगे, इंक्यूबेट करो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। नो, सीधी बात याद रखना बेटा, व्हेन इट इज अ काइनेटिक मेथड, जितना ज्यादा एंजाइम होगा
ये कलर्ड प्रोडक्ट उतना तेजी से बनेगा, उतना तेजी से, आई एम नॉट सेइंग कि उतना ज्यादा बनेगा, उतना तेजी से बनेगा, यानी कि इन आवर केस येलो कलर उतना तेजी से अपीयर होगा। अगर ALP का लेवल कम है तो उतना धीमा धीमा रिएक्शन चलेगा, येलो कलर यहाँ पे क्रोमोजन जो है येलो कलर 4 नाइट्रोफिनॉल वो धीरे धीरे आएगा। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? ठीक, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, आगे लिखो बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यूज या नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल और एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखो बेटा। मेल्स 40 to 145 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। 40 to 145, 40 से 145, 145 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। In females, it is 30 to 130 international units per liter. International units per liter, 30 to 130. Okay. Reagent composition लिख लो बेटा। Next, reagent composition simple है। सबसे पहले लिखो बेटा 2 अमाइनो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल AMP, ये AMP है। 2 अमाइनो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, इसका कंसंट्रेशन है बेटा 350 मिलीमोल पर लीटर। 350 मिलीमोल पर लीटर। अगर कोई पूछे आपसे कि इसका काम क्या होता है, तो मैंने आपको बोला ना, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस AMP जनरेट्स एप्रोप्रिएट कंडीशंस। ठीक है, AMP का काम क्या है? इट जनरेट्स एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशंस। कई बार क्या होता है बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, एज द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, ओके, एज द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, इट इज क्वाइट प्रोन कि रिएक्शन मिक्सचर का पीएच किसी प्रोडक्ट की वजह से चेंज होने लग जाए। जैसे बेटा ये फॉस्फेट है, अगर ये मान ले कोई और कंपोनेंट होता XYZ और आपका रिएक्शन का पीएच ड्रास्टिकली गिरने लग जाता, तो ये रिएक्शन तो बेटा एल्कलाइन पीएच पे चल रही है ना, तो हो सकता है रिएक्शन पीएच आपका एसिडिक हो जाए, रिएक्शन बंद हो जाए। सो वी यूटिलाइज सर्टेन स्टेबलाइजर्स और दीज कंपाउंड्स व्हिच लेट द रिएक्शन कंप्लीट फॉरवर्ड, जिनको क्या कहा जाता है बेटा? एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइडर। ठीक है, अगला लिखो बेटा मैग्नीशियम। इसका कंसंट्रेशन है बेटा 2 मिलीमोल पर लीटर। 2 मिलीमोल पर लीटर। जिंक 1 मिलीमोल पर लीटर। EDTA लिखते हो बेटा आप सब लोग? EDTA के पीछे एक H और लगा लो, कैपिटल वाला। EDTA लिखो और उसके पीछे एक H लगा लो, HEDTA। 2 मिलीमोल पर लीटर। 2 मिलीमोल पर लीटर। फाइनली पैराफेनाइल फॉस्फेट, ये है 16 मिलीमोल पर लीटर। 4 नाइट्रोपैराफेनाइल, सॉरी 4 नाइट्रोपैराफेनाइल, 4 नाइट्रोपैराफेनाइल NPP 16 मिलीमोल पर लीटर। 16। अरे क्या ही फर्क पड़ेगा बेटा, बस कॉपी में लिख के भूल जाना। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर एग्जाम। कॉपी में लिखे और भूल जाइए कि कभी कुछ ऐसा लिखा भी था। ठीक है, गर्ल्स बातें नहीं यार, आप प्लीज बेटा मेरे से पूछ लो। देखो, आई टेल यू व्हाट, आई एम नॉट यूटिलाइजिंग एनी PPT हियर, व्हाट आई एम एबल टू एन्यूमरेट आई एम गिविंग इट टू यू। आप कभी यहाँ का पढ़ा ना, अभी सेमिनार आप ही के ग्रुप का ही तो है पहले, है ना? अब देखना आगे हम ही बैठे होंगे फ्रंट रो में, फिर जब बीच बीच में बातें करेंगे फिर देखना कैसे चेन ऑफ थॉट टूटती है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सच में। आप लोगों के पास तो PPT होगी, पर चलो आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी दिक्कत होगी आपको। आवर ड्यूटी इज बिगर बेटा, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे लिखो बेटा, रिएजेंट कंपोजिशन में लिखो, एक बात लिखो, स्पेसिफिक
chelates are used, ये reagent composition में लिखना, लेकिन जब एग्जाम में लिखो ना तो बेटा इसे प्रिंसिपल या प्रोसीजर में ऐड कर देना, ठीक है, ऐड, इस लाइन को ऐड कर देना, हालांकि इट इज रिटन इन reagent composition only. Specific chelates are used to remove or precipitate any interfering ions present in the serum sample. ठीक है, वो HEDTA है ना बेटा, वो स्पेसिफिक चिलेट है, क्या करता है, जितने भी इंटरफेरिंग डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट कैटायंस होंगे ना उनको चिलेट कर देगा ताकि हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। देखो आप सीरम निकाल तो ALP एस्टिमेट करने के लिए रहे हो, लेकिन उसमें खाली ALP थोड़ी होगा बेटा, देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। अगला आते हैं प्रोसीजर, लिखो प्रोसीजर। क्या कर रहे हो बेटा, ध्यान दे दे। कितने लोगों ने डिफरेंस पता लगाया बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड डीआयोनाइज्ड वाटर? लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, याद है? When we were reconstituting ALT and AST reagents, we were strictly utilizing deionized water. Actually बॉटल पे तो लिखा था डबल deionized water. देखा बॉटल पे? चल मैं बोल देता हूँ, मेरी बात का यकीन कर। अभी देखो फोन में, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, जितने में लैब आओगे चेक करके आना, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, पता होना चाहिए, ठीक। इसको मैनुअल में लिखोगे, जस्ट एक्सपैंडेड टू 4-5 लाइंस, ठीक है। प्रिपेयर 3 टेस्ट ट्यूब, ऐड 1000 माइक्रोलीटर ऑफ वर्किंग रिएजेंट टू ब्लैंक एट डिस्टिल वाटर 20 माइक्रोलीटर, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड और टेस्ट में सीरम सैंपल। 4-5 लाइंस, ठीक है, 4-5 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। आई होप किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं हुई होगी ना। इट इज अ वेरी गो टू थिंग नाउ, समझ आया? तो 1000 में बेटे 20 माइक्रोलीटर्स लेना आपको, ठीक है। अब अगला आता है बेटा कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आज, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैव डन दिस थिंग फॉर पास्ट 2-3 प्रैक्टिकल्स। फ्रंट रो में बैठ के क्या बात कर रहा बेटा उससे? क्या, कौन सा, क्या है इससे इंपॉर्टेंट, क्या है? चलिए बता।
सबसे पहले तो लिखो बेटा इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट 410 नैनोमीटर, ठीक है। इंटेंसिटी इज 410, इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट 410 नैनोमीटर। वेवलेंथ भी तो होता है ना जितने का वो रेडिएशन फेंकेगा, मेजर्ड एट 410 नैनोमीटर। इंटेंसिटी तो ये। अब लिखो बेटा एक्टिविटी ऑफ एएसटी ओ एएलपी, एक्टिविटी ऑफ एएलपी, activity of ALP is calculated using formula लिखो। मैं मानता हूं डेल्टा ए, ऐसा कोई है क्लास में जिसको नहीं पता डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए सबको पता है ना बेटा, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस। आई होप एवरीवन इज क्लियर। आपने लास्ट 2 प्रैक्टिकल्स में ये लिखा भी हुआ है, इसको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? एनीवन? ठीक। एफ है बेटा फैक्टर। क्या है? फैक्टर। वो अपन लंबा सा फॉर्मूला लिखते हैं ना, एसवी टीवी 10⁻³ जिसमें आपका वो बहुत सारी चीजें होती है, एब्जॉर्प्टिविटी, पाथ लेंथ, उससे डेराइव होता है बेटा फैक्टर, ठीक। एक चीज याद रखना बेटा, दैट हियर द फैक्टर इज 2764, ठीक। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला, डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, ठीक। वैसे तो ये फैक्टर मशीन में डलता है, ठीक। और जब भी हम आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए मशीन रेडी करेंगे तो वील पुट द फैक्टर इन इट बाय आवरसेल्फ। In case the examiner demands, in case कि आप मुझे मैनुअली करके दिखाइए, तो we are responsible for providing you the factor, ठीक है। You do not have to remember that thing, all you have to remember is the formula कि डेल्टा ए पर मिनट कितना है और मल्टीप्लाई किससे होना है? मल्टीप्लाई होना है फैक्टर से। फैक्टर हम आपको दे देंगे, चाहे वो 2764 हो या 2770 हो, ठीक, जितना भी हो, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम दे देंगे आपको। ओके, एनी डाउट्स? क्या क्या होगा जरा एक बार देखो। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, रिएजेंट कंपोजिशन, प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कैलकुलेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखो बेटा। ऑब्जर्वेशन जो भी आए उसे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। फाइनल रिजल्ट जो भी आए उसे इंटरनेशनल यूनिट्स में रिपोर्ट कर देना। रिजल्ट में याद रखना एक ही चीज लिखी जाती है। मैंने 1-2 कॉपीज देखी, मतलब बच्चों की, रिजल्ट में बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, इतना नहीं लिखना होता। रिजल्ट शुड बी, क्या आपका रिजल्ट आया? लेट अस से एएलपी का कंसंट्रेशन आया 300 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, तो 300 IU/L, बात खत्म, बात खत्म। ऑब्जर्वेशन में आप लिख दीजिएगा एब्जॉर्बेंस मेरी ये आई और मेरा ओडी, या ओडी मान लो कैलोरीमीटर में करो तो ये आया और कॉन्सेंट्रेशन ये आया, ठीक। वो आप ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा लिख दीजिए। रिजल्ट में फाइनल वैल्यू ही आना चाहिए, दैट लुक्स गुड इन द रिजल्ट पार्ट। एंड फाइनली एक चीज और याद रखना, क्लिनिकल सिर्फ उसका लिखा जाता है जो आपका वैल्यू आया है। लेट अस से हम ग्लूकोज का बात कर रहे हैं, अगर आपका ग्लूकोज घटा हुआ आया है तो सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया का क्लिनिकल लिखिए, तीनों का क्लिनिकल मत लिखा करिए, ओके। और अगर सैंपल नॉर्मल है, अगर आपका नॉर्मल आया है तो आप लिख दीजिए कि लेट अस से ग्लूकोज की बात करें, नॉर्मोग्लाइसेमिक, ठीक, नॉर्मोग्लाइसेमिक। लेकिन एलिवेटेड में क्या होगा और घटे हुए में क्या होगा, फिर लिख दीजिए। अगर आपका वाकई में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 200 आ रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया का क्लिनिकल क्यों लिखना? जस्ट राइट डाउन दैट एलिवेटेड वन, इसका क्लिनिकल लिखो बेटा। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन सिंपल है इसका, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। किन किन केसेस में बेटा एएलपी का लेवल बढ़ जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वेरी गुड। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सबसे पहले लिखो। और हाँ, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन ओब्लिक गॉल स्टोन्स, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन ओब्लिक गॉल स्टोन्स, और क्या हो सकता है? क्या? इतना उसमें मत जाओ,
यस, वेरी गुड, प्रेगनेंसी। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल, मैंने तो बस पूछा किसमें बढ़ता है, एंड प्रेगनेंसी इज अ वेरी गुड आंसर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। लेकिन याद रखना, इट इज नॉट पैथोलॉजिकल, इट इज फिजियोलॉजिकल कंडीशन, प्रेगनेंसी। फिर अगला लिखो बेटा, पैजेट्स डिजीज। पैजेट्स डिजीज, इसके बारे में पढ़ के आना वाइवा में, ठीक है, इसके बारे में बेटा वाइवा में पढ़ के आना। ये एएलपी अगर है ना आपका, तो वो 101% आपसे पैजेट्स डिजीज पूछेगा, और ये दूसरा वाला भी पूछेगा जो मैं बता रहा हूं, हॉजकिंस डिजीज। पैजेट्स और हॉजकिंस डिजीज, फर्स्ट वन इज पैजेट्स एंड सेकंड इज हॉजकिंस डिजीज, HODGEKINS, हॉजकिंस डिजीज। इसके अलावा एक और बहुत जाना पहचाना नाम, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, शुरू की 3-4 तो आपकी बेटा लिवर से रिलेटेड थी, दिस वन इज रिलेटेड टू द बोन, ठीक है। अभी मैं इतनी लिखवा रहा हूं, देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस वेयर एएलपी इज एलिवेटेड, नंबर ऑफ केसेस, एन नंबर ऑफ केसेस। तो अगर आपको 2-4 और मिले लिख लो, लाइक न्यूप्लाज्म ऑफ द बोन, ट्यूमर ऑफ द बोन। हाँ, बहुत केस होता है, बहुत। So you can write it down on your own, although 4 or 5 clinical points are more than enough. हाँ, रिकेट्स में भी होता है, यस, वेरी गुड। मैंने कहा ना, एएलपी बहुत केसेस में एलिवेटेड होता है बेटा, बहुत केसेस में। उसको लिखवाने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। अब एएलपी घटता किन केस में बेटा, प्लीज, एएलपी घटता किन केस में बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, आपको 90% केसेस, 95% केसेस ऑफ एलिवेटेड एएलपी ही मिलते हैं। कम एएलपी लेवल्स आपको रेयरली ही देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। प्रिंसिपल एक बार दोबारा पढ़ो बेटा, रीड द प्रिंसिपल वन मोर टाइम। लेट देम बेटा, लेट देम। एक बार प्रिंसिपल पार्ट बेटा दोबारा पढ़ो। इसमें 2 मिनरल्स दिख रहे हैं बेटा, जिंक एंड मैग्नीशियम। जिंक एंड, especially in zinc deficiency you will find low levels of ALP, low levels of ALP। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में भी होता है, लेकिन बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो मैग्नीशियम की तब, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? अब बोलो मिस्टर श्रीरामपुर, जिंक में क्यों कम होता है? Why it is lowered in zinc, in zinc deficiency prominently? मैग्नीशियम में भी होगा, बट यू रिक्वायर सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। लेकिन जिंक अगर ठीक ठाक कम है तो आपको एएलपी भी नीचे देखने को मिलेगा। Why? Because zinc is an important cofactor for ALP। बिना जिंक के ALP काम ही नहीं करेगा। इसीलिए हो सकता है ALP का कंसंट्रेशन ब्लड में ठीक ठाक हो, लेकिन उसका एक्टिविटी बहुत कम हो। ये फर्क होता है कंसंट्रेशन और एक्टिविटी में। आई बात समझ? एंजाइम तो बन रहा है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज इट इज लैकिंग जिंक मॉइटी इन इट। आई बात समझ? एंजाइम का कंसंट्रेशन है, एक्टिविटी क्लोज टू 0 है। समझ आई बात? और किस किस में जिंक बेटा यूटिलाइज होता है, किस और एंजाइम में? और हाँ, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, यस, वेरी गुड। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, नहीं मुझे नहीं याद भाई, उसमें तो सेलेनियम लगता है। जिंक का तो पता नहीं, मैंने सेलेनियम तो पढ़ा बेटा उसमें। यस, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये याद रखना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज आल्सो अ गुड आंसर, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। दैट इज व्हाई never ever leave
your home without reading water soluble vitamins and minerals if you have a biochemistry examination on that day. इसका फायदा ये रहता है आपकी पूरी किताब का रिवीजन उन 2 चैप्टर्स से हो जाएगा. यूनिट्स भी नहीं है बेटा, वो चैप्टर्स हैं. Those are just chapters, and by God's grace they are interesting chapters. मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगता था, आप लोगों को पता है. तो घटा हुआ किन किन में मिलेगा आपको समझ आया? इन जिंक एंड सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. एक चीज और याद रखना, इसे एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यूज में लिख लो. आप लोग बात इतना करते हो कि वो चीज दिमाग से निकल जाती है. एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो मैंने आपको वैल्यू बताया, नॉर्मल वैल्यू, दिस इज जस्ट फॉर एडल्ट्स, आपके और मेरे लिए है. एडल्ट्स किसमें है? एडल्ट्स. बट इट हैज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर इन्फेंट्स, डिफरेंट वैल्यू फॉर एडोलेसेंट, ऑल्दो बोथ आर हायर देन एडल्ट्स. बोथ आर हायर देन एडल्ट्स. इन्फेंट्स और एडोलेसेंट दोनों में एडल्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. एंड सेम थिंग गोज विद ओल्ड एज ग्रुप ऑल्सो. उनमें भी सीरम ALP स्लाइटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स. रीजन अलग अलग होता है. इन्फेंट्स और एडोलेसेंट में तो आपको पता है बेटा दैट ग्रोइंग एज एंड देन प्यूबर्टी, तो एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ फेज होता है, तो उसमें ALP का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होता है. बट इन ओल्ड एज पीपल देयर इज मोर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, मोर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी which triggers slightly higher concentration in old age people. इस बात को याद रखना बेटा. इन्फेंट्स और एडोलेसेंट में तो आप लोग बता दोगे, which is a very common answer also, expected है. ओल्ड एज में आदमी फंस जाता है, वहां वो ये बोल देता नहीं सर कम हो जाता. नहीं, कम नहीं होता, ज्यादा होता है. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. वैल्यूज कितना कितना होता है ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी मैनुअल में लिखना है. ओके, ज्यादा होता है कितना ढूंढिए और लिखिए. नेट से इसको अवॉइड कीजिएगा, इसको एक स्टैंडर्ड बुक से देखिएगा. दूसरा एक चीज और, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. क्लास प्लीज, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अब आप कहेंगे सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस चीज का? देखो आपके हाथ में ALP, वैसे तो LFT का रिपोर्ट आएगा जिसमें ALP इंक्लूडेड होता है, ठीक है. अब आपने उसमें देखा कि ALP का लेवल इज एलिवेटेड. It does not tell you by itself that whether the pathology lies in liver or bone. बात सही है कि नहीं? समझे बात को? भाई वो बढ़ा हुआ ALP खुद तो नहीं कहेगा ना कि लिवर खराब है या बोन खराब है. So you have to diagnose it by yourself. Fortunately, in LFT panel there is one more enzyme which is gold standard for differentiating these two, which is GGT. कौन सा? GGT. लेकिन GGT में एक छोटा सा कैच ये होता है, अगर पेशेंट हैबिचुअल ड्रिंकर है तो GGT बेटा बेकार हो जाता है. क्योंकि जो हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं ना बेटा, उनमें GGT का लेवल बढ़ा हुआ ही होता है. अगर मान लो उसने he has not consumed alcohol for past 15 days, he is not a habitual alcohol intaker, तो अगर GGT का उस केस में अगर GGT का लेवल बढ़ा हुआ है along with ALP, that means pathology lies in liver. Pathology lies in liver. अब अगर मान लो GGT level is normal and ALP levels are elevated, then the pathology lies in bone or related to that. हो सकता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो, उसका इफेक्ट तो देखो बोन पे ही आएगा, लेकिन हमें पता तो चल गया ना कि वो उस तरफ है, हमें लीवर पे काम नहीं करना. इट सेव्स यू वाइटल टाइम फॉर पेशेंट ट्रीटमेंट. एम आई क्लियर? याद रखना GGT में बस एक कैच होता है कि वो देख लेना कि वो बंदा रात को पी के तो नहीं आया. ये कैच होता है, ओके, फॉर GGT. क्योंकि जो लोग पी के आता है उनका GGT भी बड़ा तेजी से स्पाइक करता है एकदम से. क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है तू? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है बेटा, रुक जा, बस 5 more minutes. किसी का कोई डाउट? इसका क्लिनिकल कंपैरेटिवली इजी रहता है, सिमिलर टू ALT एंड AST. इसका प्रिंसिपल भी कंपैरेटिवली इजी है, इतना कोई वो नहीं. बट डिफरेंशियल डायग्नोसिस और छोटे छोटे पॉइंट्स थ्रू आउट जो मैंने प्रैक्टिकल में बताया, बस उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है. ALP का जैसे कभी कभी ना एग्जामिनर फंक्शन पूछ लेता है कि ALP का काम क्या होता है,
it cleaves, it hydrolyzes the phosphate bond or phosphate group. Phosphate bond means phosphate group. ठीक है.